जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी आप कोई वाहन खरीद बिक्री करते हैं या किसी का वाहन आप खरीदते हैं, आपके रिश्तेदार खरीदते हैं, तो आपके मन में ये आता है कि कहीं ऐसा ना हो खरीदने के बाद मुझे मालिकाना हक ना मिले, या तो मैं उसका मालिक कब हो पाऊंगा, कब मुझे ऑनरशिप ट्रांसफर होगा, कब आरटीओ की पेपर पूरी तैयार हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि जब कभी भी आप अपनी गाड़ी दूसरे को बेचते हैं, यानी व्हीकल आप बेच देते हैं, कोई वाहन आप बेच देते हैं, आपके ऊपर एक और भी कानूनी जो उलझन में आप पड़े रहते हैं, वो होती है कि मान लीजिए कोई गाड़ी आप बेच देते हैं और बेचने के बाद खरीदने वाला क्या किया, जब तक उनका ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ या उनके पास दस्तावेज नहीं कि वो कौन उपयोग कर रहा था, आपने उसे बिना कुछ कागजात बनाए हुए आप उसे बेच देते हो और उस गाड़ी से कोई घटना घटती है, तो बिल्कुल ये फिर आपके ऊपर जवाबदेही बन जाती है कि वो घटना करने वाले आप थे, क्योंकि गाड़ी वाहन जो है वो आपके नाम पर था। आइए इसमें जानते हैं कि जब गाड़ी आप कोई बेचते हैं तो बेचने के बाद वो किस तरह से आप कोई प्रक्रिया करते हैं तो वो तैयार हो जाता है और आपको कानूनी रूप से आपके पास एक दस्तावेज भी बन जाता है एक निश्चित समय तक। ठीक है, उसके बाद आप आरटीओ से क्या करते हैं तो वो नाम ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो क्या फॉर्मेट होनी चाहिए सेल डीड का, यानी सेल डीड लेटर, या तो व्हीकल सेल डीड का, या व्हीकल सेल लेटर का, या तो आप सेल एफिडेविट ही बोल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, स्टाम्प पेपर लेंगे, स्टाम्प पेपर को ऊपर में हेडिंग डालेंगे वाहन बिक्री पत्र या तो व्हीकल सेल डीड आप लिखेंगे। अब आइए उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहना बहुत ही जरूरी है यह मैं आपको बताऊंगा। ये स्क्रीन पर आपका फॉर्मेट ऑलरेडी है और इसी तरह से आप जानेंगे। सबसे पहले यदि आप विक्रेता है तो आप अपना पक्ष रखिए कि प्रथम पक्ष, यानी आप हो गए विक्रेता, विक्रेता ऐसे ही डाल दीजिएगा। अब गाड़ी किन के नाम पर है उनका नाम दीजिए, जो भी है श्रीमान श्रीमती जो भी है उनका पूरा नाम दीजिए, वैसा ही नाम दीजिए जैसा गाड़ी में चढ़ा हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट भी होगा, आधार कार्ड भी होगा। आप अपने पिता का नाम दीजिए, यदि कोई लेडी के नाम पर है उनका पति का नाम दीजिए, फिर उनका उम्र दीजिए जो अभी वर्तमान में है, जिस दिन आप बना रहे हैं, उनका पूरा पता कागजात के अनुसार डॉक्यूमेंट के अनुसार दीजिए, फिर आधार नंबर भी दीजिए और नीचे मोबाइल नंबर भी दे दीजिए। ठीक, चलिए अब दूसरा पक्ष की बात करते हैं। दूसरा पक्ष में हो गया आपका द्वितीय पक्ष। द्वितीय पक्ष हो गया क्रेता। ठीक, प्रथम पक्ष के बारे में आपने जान लिया, अब द्वितीय पक्ष में आइए क्रेता जो खरीदने वाला है, उनका भी पूरा नाम लिखिए, जैसा उनके पास डॉक्यूमेंट आधार कार्ड उनसे मांग लीजिए कि किनके नाम पे लेना चाहते हैं, कौन लेने वाले हैं। ठीक, उनका पूरा नाम दीजिए, फिर उनके पिता पति का नाम दीजिए, उनका जो उम्र है खरीदने वाले को उनका दीजिए, उम्र ये जो भी है, उसके बाद पूरा पता लिखिए, आधार नंबर लीजिए और उनका भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यानी आपने समझ गया कि प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के बारे में जान लिया कि क्रेता और विक्रेता के बारे में आपने दे दिया। अब है कि आगे शर्त देंगे कि यह सेल डीड इस पर्पज से बनाया जाता है जिसका निम्नलिखित कंडीशन है, क्या क्या है वो आप उसमें बताएंगे। कैसे लिखेंगे, मैं अपना विक्रेता नाम दे दिए, यह घोषणा करता हूं कि करती हूं कि मैं वाहन और वाहन का प्रकार, यदि मोटरसाइकिल है कि कार है, वह पूरा का पूरा आप डिटेल डालिए कि यह वाहन जैसे मान लीजिए कि बाइक ही है तो आप हीरो का है जिसका मॉडल नंबर इतना है, इंजन नंबर इतना है, चीज नंबर वगैरह वगैरह आप डाल दीजिए। ठीक है, जो कि नीचे दिया गया तो आप उसके नीचे डालिएगा। ठीक, वाहन का नाम डाल दीजिए और इसका विवरण इस प्रकार है, डाल दिए का कानूनी और पूर्ण मालिक हूं, यानी विक्रेता ने अपना बता दिया। अब दूसरे पॉइंट को बनाइए, मैं अपनी इच्छा से और बिना किसी दबाव के, ये डालना बहुत ही जरूरी है कि बिना किसी दबाव के, तो पता चलेगा कि बाद में कोई केस हो गई तो एक और काम बढ़ गया आपका। राइट, तो किसी दबाव के उक्त वाहन के को क्रेता, यानी जिनको आप बेच रहे हैं, क्रेता का नाम डालना है, ये लिखना है डायरेक्ट, वाहन को क्रेता इस नाम को, फिर आपको डालना है कि आप कितने रुपए में बेच रहे हैं, तो आप लिखिए उसमें, यदि कार है तो कार की जो भी रकम होगी, जितना दाम आप बेच रहे हैं, 5 लाख 6 लाख जो भी है, और पूरी की पूरी लिखिए और अंक और सब दोनों में लिखिए। जैसे आपने 5,20,000 में बेचा, लिखिए 520000। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखिए 5,20,000 में बेचने का निर्णय लिया, क्रेता ने इसे खरीदने की सहमति दी है, यानी क्रेता को भी हम प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, न विक्रेता प्रेशराइज हो रहा है, किसी तरह का दाव नहीं है।
3 नंबर में आइए, मैंने क्रेता से उक्त राशि का भुगतान आप कैसे ले रहे हैं वो आप बताएंगे। यदि नगद ले रहे हैं तो आपको साफ साफ सेंटेंस में लिखना है कि मैं क्रेता से उक्त राशि नगद के माध्यम से प्राप्त कर लिया हूं या कर ली है। राइट। अब है कि यदि नगद ना देकर के यूपीआई के माध्यम से कर रहे हैं तो उसमें डेट, यूपीआई नंबर जरूर डाला कीजिए। राइट। उसके बाद अमाउंट भी डालेंगे कितना उस डेट में हुआ था। यदि आप चेक से ले रहे हैं तो चेक कौन सा बैंक का है, कौन सा डेट का है, चेक का नंबर क्या है, जरूर मेंशन कीजिए। चेक क्रेता का ही नाम पर है तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए। यदि किसी दूसरे घर वाले के नाम पे दे रहे हैं तो वो भी मेंशन कीजिए। मैं फिर विक्रेता का नाम ये घोषणा करता हूं कि वाहन का किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं है, यानी आपका ईएमआई वगैरह सब खत्म हो चुका है। यदि है तो वो भी आप दर्शाएंगे। फिर यदि आप ये दर्शाते हैं कि यह वाहन लोन पर है तो कितने ईएमआई बचा है, कौन सा बैंक का है, लोन नंबर क्या है, वो भी आपको दर्शाना पड़ेगा। यदि नहीं है ये बात ही खत्म हो जाती है, बस लिखना है कोई लोन नहीं है, किस्तें चालान या कोई अन्य कानूनी बकाया नहीं है। यदि भविष्य में कोई बकाया सामने आता है तो उनकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। तो पूर्ण जिम्मेदारी कब तक की होगी? जिस दिन आप बेच रहे हैं उससे पहले का कोई चालान वगैरह आ जाता है तब, बेचने के बाद का नहीं। आज से, इसलिए 5वां नंबर पॉइंट में आ जाइए, आज से इस बिक्री पत्र के निष्पादन के बाद, यानी जैसे आप उनको दे देते हैं, बन जाता है, तैयार हो जाता है, नोटरी के द्वारा नोटिफाई भी हो जाता है तब। ठीक है। तो वाहन का स्वामित्व, मालिकाना हक और उससे संबंधित सभी जिम्मेदारियां विक्रेता से किनको चली जाएगी? क्रेता के पास चली जाएगी। राइट। खरीदने वाला के पास चला जाएगा। 6 नंबर में ये, मैंने वाहन से संबंधित सभी मूल दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र जो आरसी होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो, उसके बाद इंश्योरेंस का जो पेपर होता है वो, प्रदूषण का जो होता है वो पूरा, उसके बाद वाहन की चाबियां क्रेता सौंपती है। यानी जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपने दे दी, यह भी आपने बता दिया, उसे मेंशन भी कर दिया। अब यह क्रेता की जिम्मेदारी होगी कि वह जल्द से जल्द परिवहन विभाग आरटीओ में वाहन का स्वामित्व यानी ऑनरशिप, जिसको बोलते हैं नेम ट्रांसफर, अपने नाम से हस्तांतरण करवाए। इस प्रक्रिया में आने वाले सभी खर्च का वहन क्रेता करेगा। यानी सारी की सारी बातें इस डीड में आ गया पूरा का पूरा। यानी जैसे ही वो क्रेता और विक्रेता दोनों साइन करेगा और गवाह साइन होगा तो यह पूर्ण रूप से एक ठोस, एक मजबूत दस्तावेज बन जाएगा। और उसके बाद 6 महीने के अंदर क्या करेंगे, वह अपने गाड़ी को, क्रेता अपने गाड़ी को क्या करेगा, तो नेम ट्रांसफर आरटीओ से करवा लेंगे। उसके बाद उसका मालिकनामा हक उनको बन जाएगा। अब ये डीड इसीलिए बनाया जाता है कि ताकि कोई भी इस तरह का घटना घटे तो विक्रेता न फंसे कानूनी तौर पर। ये वाहन का जो विवरण देते हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे, जो डिटेल डालेंगे किसी व्हीकल का, उससे मेन चीज क्या होती है यह भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दस्तावेज तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन इससे मेन पर क्या रहेगा यह, ताकि डीड पर लिखा हुआ रहे, लेटर पर लिखा हुआ रहे। वाहन का प्रकार, यानी कार है कि मोटरसाइकिल है कि कोई अन्य है। राइट। ट्रक है तो ट्रक लिखेंगे। निर्माता का नाम, यानी वो कौन सी कंपनी का है। मॉडल, वो कौन सा मॉडल है, हर गाड़ी की मॉडल होता है, मॉडल नंबर आप कहां से देख के लिखेंगे, आरसी से देख के लिखेंगे। ठीक है। नहीं तो जिस समय आप परचेज किए होंगे तो उस पर भी दिया हुआ रहता है। राइट। उसके बाद पंजीकरण संख्या, कहाँ का मॉडल है, किस राज्य का है, वो मॉडल का नंबर, यानी आप बोले तो गाड़ी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब गाड़ी का नंबर डालेंगे। ठीक। दिल्ली का है तो डीएल जो भी नंबर रहता है पूरे का पूरा, वो पूरा का पूरा डालेंगे। चेसिस नंबर वो आरसी पे मिल जाएगा आपको, पूरे के पूरे सही से मिला करके डालेंगे क्योंकि उसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों रहता है। इंजन नंबर आप जरूर डालेंगे, यानी आपके दस्तावेज पे यह सब जानकारी पूरे रहनी चाहिए जिससे कि किसी तरह का दिक्कत ना हो दोनों पक्षों को। इस तरह से क्या होगी, आपका जो कागजात बनेगा वो बहुत ही मजबूत कागजात होगा और कानूनी तौर पर वह सही तरह से मान्य भी होगा। अब इसका रंग रूप भी बता दीजिए कि गाड़ी कौन सा रंग का है। राइट। उसके बाद वह उत्पादन वर्ष, यानी वह जो है किस ईयर की गाड़ी है।
राइट, आपका आरसी पे ही मिल जाएगा वो गाड़ी कौन सा साल का बना हुआ है जब मार्केट में आया था तब, राइट। अब है कि जब लास्ट ये सब सारी डिटेल हो गई तो आप बताएंगे, मैं अपना नाम देंगे, यानी विक्रेता ही बना रहा है, विक्रेता यह प्रमाणित करता को उपरोक्त सभी बातें मेरी जानकारी में सही और सत्य या सही जानकारी और पूर्ण है। अब है गवाह, दो गवाह ले लीजिए, गवाह का हस्ताक्षर लीजिए, हम दोनों पक्षों ने निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में इस बिक्री पर हस्ताक्षर किए, ये डाल दिए और गवाह 1 गवाह 2 कर दीजिए। गवाह का भी पूरा नाम हस्ताक्षर लीजिए, उनके पिता का भी नाम लीजिए और उनका एड्रेस भी लीजिए, राइट। और 2 गवाह आपको तैयार करना है ताकि गवाह रहने पर यह होगा कि यह गवाह के बीच में किया गया, ऐसा नहीं कि हम 2 लोग कहीं बैठ गए। इसके बाद लेफ्ट राइट दोनों साइड अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पे दे दिए विक्रेता का नाम और इस साइड में आप दे दीजिए क्रेता का नाम, और क्रेता विक्रेता दोनों नाम डालेंगे और हस्ताक्षर भी करेंगे और डेट भी डाल देंगे। नीचे होगा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, ऐसे ऊपर मोबाइल नंबर ऑलरेडी है तो क्या करें, नाम और हस्ताक्षर जरूर कर दें। यह सारी बातें तो मैंने बता दिया कि फॉर्मेट क्या थी, यहाँ से ऊपर तक यानी हस्ताक्षर तक क्या थी, एक फॉर्मेट थी कि आप किस तरह से पूरी जानकारी उसमें मेंशन करेंगे जिससे कि जानकारी पूर्ण रहेगी और सही बातें सही तरीका से रहेगी, और जो बातें फैक्ट आती है कभी की कानूनी तौर पर, तो आप इस तरह से पूरे का पूरे उसमें मेंशन रहेगा। अब मैं जो सुझाव दे रहा हूं वो ये सुझाव रहेगा कि जब कभी भी आप दस्तावेज तैयार करवाते हैं तो यह स्टाम्प पेपर पर कराएं, ऐसा न कि किसी सादा पेपर से कराएं। उसके बाद नोटरी से सत्यापन जरूर करवा ले, कोर्ट चले जाए, कोर्ट में जाने के बाद आपको नोटरी मिल जाएंगे। बहुत सारे नोटरी अपने घर पे भी रहते हैं, वहां से भी करवा सकते हैं या ऑफिस में मिलेंगे, अपने ऑफिस में वहां से मिला ले। तो स्टाम्प पेपर पर जरूर करवाएं और नोटरी से सत्यापन भी जरूर करवा लें तो बेहतर होगा। सिर्फ इस दस्तावेज से मालिकाना हक पूरी नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी, ये 6 महीने तक का वैलिड होता है जनरली, ठीक है, या तो एक समय तक। उसके बाद आप कोशिश करें कि जितना जल्द हो सके ये पेपर आपने बना लिया और जितना जल्द हो सके आप आरटीओ में नाम ट्रांसफर जरूर करें। अब आरटीओ में भी जाकर क्या करेंगे, या तो कोई एजेंट के थ्रू या तो आरटीओ आप खुद भी जा सकते हैं, वहां एक फॉर्म फिलअप होगा। और कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 29 और फॉर्म 30, ये भर करके देना पड़ेगा, गाड़ी का सारा दस्तावेज देना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको सेल डीड भी मांगेगा, सेल डीड भी दे दीजिए, और फॉर्म पर वह विक्रेता का भी साइन लेता है, ठीक है, तो विक्रेता से भी फॉर्म पर साइन करा लीजिए। एक नॉमिनल चार्ज होता है, वो आई थिंक कि 2000-2500 3000 तक होता है, वो आप उससे कम भी बहुत जगह होता है, बहुत जगह जो है ना 1200-1300 रुपया ही लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। तो वो चालान भी कटवा लें, ठीक, और फॉर्म पर विक्रेता से साइन भी करवा लें, और ये पेपर बनने के बाद आप प्रोसेस में लगवा दें ताकि जल्द से जल्द आपका नाम ट्रांसफर हो जाए और आप भी सुरक्षित रहें और दूसरा भी सुरक्षित रहें, दोनों पक्ष सुरक्षित रहेंगे, कोई कानूनी कार्रवाई किसी पर अनचाहा नहीं होगा। अब जैसे ही आप ट्रांसफर करवा लेते हैं तो सभी मूल दस्तावेज की प्रतियां अपने पास जरूर सुरक्षित रखें। यानी जैसे ही सेल डीड बन गया, सेल डीड के बाद आपने अपने पास जो है ना आरसी मिला, पोल्यूशन का मिला, इंश्योरेंस का मिला, चाबी मिला, ये सभी के सभी दस्तावेज अपने पास रखें, क्योंकि आपको आरटीओ में जब एप्लीकेशन देंगे, जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां भी आपको उनका जेरॉक्स लगेगा, ठीक। और जैसे ही आपको अब ऑनरशिप चेंज हो गया तो फिर आप उसका मालिक आप बन जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर किसी और तरह कानूनी दस्तावेज की जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में राइट कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मेरा नंबर है, वो नंबर है आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, आप नंबर नोट भी कर सकते हैं। एट 30519285 यह नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।